आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर मैट्रिसेस वाली बुक यहाँ पर चल रही है। 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है। एक आपको बताया मैंने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं ये, आप इनको बार बार रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इनको रिवाइज नहीं करोगे तो इनका कॉन्सेप्ट आप कंफ्यूज भी होने लगोगे धीरे से और भूलने लगोगे। वीडियोज़ आपके पास सब अवेलेबल हैं, उन्हें आप लोग बार बार रिवाइज करके भी देख सकते हो। बाकी अपनी फेयर कॉपी भी बनाएं और वहाँ पर आप लोग सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से लिख लें, अपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लें। दोस्तों, एक ये छोटी सी किताब मुझे बहुत पसंद है, पिछले 10-11 सालों से, बल्कि 12 साल हो गए मेरे पास है। यहाँ पर अब्दुल सलाम, क्या नाम है पूरा देखिए, अब्दुल सलाम उस्मान चाउस की ये किताब है, कैसे हासिल करें जो आप चाहें। केवल 50 रुपये की ये किताब है। आप लोग एक प्रकार से अगर चाहो तो इसको ऑर्डर करके भी आप लोग मंगवा सकते हैं। ये पेज मैं खोल दूं जिसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इससे आप लोग देख सकते हो। एक छोटी सी किताब है, बहुत बार इसको मैंने पढ़ा है और आप भी इसको मंगवा लीजिए मेरे ख्याल से, और कई बार इसको पढ़िए, अच्छी सी किताब है। आइए दोस्तों, आज का ये जो टर्न है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था SGP1। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले मैं शायद SGP1 और SGP2 और SGP3 तक शायद, या 2 या 3 मैं दे चुका हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फिर ये SGP1 कैसे आ गया, तो मैं थोड़ा सा एक प्लानिंग चेंज कर रहा हूँ। वो जो मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स की सीट भेजी थी, SGP का मतलब मैं बोला करता था सम गुड प्रॉब्लम्स, तो मैं थोड़ा सा नाम बल्कि चेंज कर रहा हूँ। तो जो SGP अभी तक मैं भेजता था, जो सीट्स हमारी थी क्वेश्चंस की, उनको हम लोग SGP ना कह करके SGQ कहा करेंगे, ठीक है ना। तो SGQ रहेंगी हमारी क्वेश्चंस वाली सीट, और SGP का मतलब होगा सम गुड पॉइंट्स। तो चैप्टर में किसी भी बुक में जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा होगा, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी ये सारे पॉइंट्स एक प्रकार से हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियर होने चाहिए। तो ये जो मैंने आपको 15 पॉइंट्स भेजे थे, उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पर बस 10-15 मिनट का समय थोड़ा सा हल्का से इनको एक्सप्लेन करूँगा। मैं यहाँ पर इनकी प्रूविंग नहीं करने जा रहा हूँ फ़िलहाल, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। ज़्यादातर बातें आप लोगों को समझ में आ भी गई होंगी, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट में अगर मैं भी बोल दूँगा तो आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए, बहुत ही ये अच्छे हमारे पॉइंट हैं, 15 पॉइंट्स। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज होल नंबर। कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जाए, उसकी जो रैंक होगी वो एक प्रकार से 1 2 3 4 5 इस तरह से होगी ना, पॉजिटिव इंटीजर या फिर जीरो भी हो सकती है। जीरो किसकी होगी, अगर कोई जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का या नल मैट्रिक्स एक ही बात है ना। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो अगर एक ऐसा मैट्रिक्स आपके पास है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो जीरो होगी। अदरवाइज जो रैंक होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, 1 2 3 4 5। तो 2 बातें हैं, मतलब एक तो रैंक निगेटिव में नहीं होगी, नंबर 2 जो रैंक होगी वो डेसिमल में यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है ना। जो रैंक होगी वो बिल्कुल होल नंबर में होगी, जीरो या फिर पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड पॉइंट है रैंक ऑफ द जीरो मैट्रिक्स इज जीरो। ये भी फर्स्ट पॉइंट में देखिए बात आ गई थी ना। अगर आपके पास कोई जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स की रैंक जीरो होती है। थर्ड पॉइंट है इफ़ ए इज एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो ये बात भी लगभग वही हो गई। अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में कम से कम एक एलिमेंट वहाँ पर ऐसा जरूर होना चाहिए जो नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक कम से कम 1 जरूर होगी, फिर 1 होगी या 2 या 3 या 4 इस तरह से होगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 हमसे क्या कहता है,
इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m by n, then rank of A is equal to or less than minimum in between m and n। इसका मतलब थोड़ा समझा दूं। सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/5 का, ठीक है ना। कहने का मतलब रो यहाँ पर कितनी है 2 और कॉलम्स यहाँ पर कितने हैं 5। तो इन दोनों में से छोटा क्या है, तो इन दोनों में से छोटा यहाँ पर है 2। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। कहने का मतलब रो और कॉलम में जो चीज़ कम है तो हमारे मैट्रिक्स की जो रैंक होगी या तो उतनी होगी या उससे भी कम होगी। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, सपोज कीजिए जिसका ऑर्डर है मान लीजिए 7/1। कहने का मतलब रो तो यहाँ पर 7 हमने कर दी, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन कॉलम कितना है केवल 1 है। तो अब बताइए इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 1 हो सकती है, ठीक है। तो m और n में जो भी चीज़ कम है रैंक या तो उतनी होगी या उससे भी कम होगी। आइए पॉइंट नंबर 5, इफ़ A इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n by n। नॉन सिंगुलर वर्ड आपने पढ़ा होगा, अगर कंफ्यूज हैं तो सुन लीजिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट या माइनर कह सकते हो 0 नहीं है। और जब माइनर या डिटर्मिनेंट की बात आ रही है तो एक बात और भी तय हो जाती है कि वो मैट्रिक्स वहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ द रोज एंड द नंबर ऑफ द कॉलम्स वहाँ पर आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो इस बात का पॉइंट नंबर 5 का कहना क्या है, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है सपोज कीजिए 3/3 ऑर्डर की और वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट बनाओगे तो वो 0 नहीं होगा। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है रैंक वो हो जाती है या उससे ज़्यादा। एक प्रकार से ना कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार फिर से ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का था, तो एक बात तो तय है कि रैंक यहाँ पर 3 से ज़्यादा तो नहीं होगी। अब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब आपने चेक किया तो चूंकि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर का मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होगा। और अगर वो 0 नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 हो जाएगी, ठीक है ना। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैंने ये बात आपको जो रैंक निकालने के 3 मेथड थे। जो सेकंड मेथड है जहाँ पर हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी सीखी थी यानी कि माइनर्स मेथड, वहाँ पर हम लोगों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ है, समझा हुआ है। आप उस वीडियो को चाहो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 5 मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी ना। फिर से सुन लो एक बार, कोई एक मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा। और अगर n/n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो मैट्रिक्स की रैंक वहाँ पर n हो गई। आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 6 लगभग वही बात है, अब इसी को थोड़ा उल्टा कह लो। अगर हमारे पास इफ़ A इज एनी सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n/n देन रैंक ऑफ A इज लेस देन n। अगर हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब समझो, अगर मैं आप लोगों से कहूँ आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 4/4 का। अब मैंने आप लोगों से कहा जब हम लोगों ने इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को चेक किया, ये देखिए हमने जब इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को चेक किया तो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ गई। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यही है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया। अब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स माइनर्स मेथड में हमने आपको बताया था अगर 4/4 ऑर्डर का माइनर 0 हो गया है तो एक बात तो तय हो जाएगी कि मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 4 से कम होगी। अब 3 होगी या नहीं होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम लोग जब 3/3 ऑर्डर के माइनर्स को चेक करेंगे तो कम से कम एक माइनर अगर वहाँ पर नॉन 0 है तो रैंक 3 हो जाएगी, और अगर सारे के सारे माइनर्स 0 हो गए तो फिर रैंक 3 से भी कम होगी। तो फिर सुन लें पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, अगर हमारे पास
n/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर का मतलब हो गया कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो है। तो दोस्तों अगर n/n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो एक बात तो तय है कि जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो n से कम हो जाएगी। अब n से कम कितनी होगी ये हम नहीं कह सकते, ये फिर आगे उसको एक प्रकार से देखने का विषय है कि n-1 ऑर्डर के जो माइनर्स हैं वो जीरो है या नहीं, है ना। तो वो सब बात की बात है, लेकिन एक बात तय है कि उसकी जो रैंक होगी वो n से कम होगी। आइए पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 लगभग एक ही बात कहते हैं, है ना, एक दूसरे से मिले जुले हैं। इफ़ ए इज, हाँ पॉइंट नंबर 7 में पढ़ रहा हूँ। इफ़ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n/n देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो माइनर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ये तय है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया अगर हमारे पास n/n ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, और अगर वो जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये बात तय हो जाती है कि उस मैट्रिक्स की रैंक n होगी। इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा 3/3 ऑर्डर के और इसमें देख लें फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दोस्तों ये 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आप लोग इस 3/3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को चेक करोगे, कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1, जो कि जीरो नहीं है। तो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसी को जनरल फॉर्म में क्या कह दोगे? अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास n/n ऑर्डर का है तो उसकी जो रैंक होगी वो हमेशा n होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए पॉइंट नंबर 8। हाँ, इफ़ ए इज इक्वल टू, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल टाइप से कह दो, है ना, ये मतलब लिख करके दे दिया था। वैसे भी लिख सकता था इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेम, लेकिन मैंने इसको ऐसे आपको दिखा दिया। कहने का मतलब के की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट यहाँ पर सेम है, हाँ ये एक रेस्ट्रिक्शन हम जरूर लगा सकते हैं यहाँ पर, चलो कि यहाँ पर जो के है वो यहाँ पर जीरो नहीं। अगर के जीरो हो जाएगा तब तो ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी और तब इसकी रैंक तो जीरो होगी। अगर यहाँ पर के की वैल्यू जीरो नहीं है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, हमेशा इसकी जो रैंक आनी है हमेशा वो 1 ही आएगी, ठीक है ना। कैसे? आप इसको चाहो तो नॉर्मल फॉर्म वाले मेथड से भी देख सकते हो, और अगर आप लोग इसको चाहो तो माइनर्स मेथड से भी देख सकते हो। अगर मैं माइनर्स मेथड से बताऊं तो बिल्कुल ओरली देखिएगा, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाओगे तो कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप बनाओगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब जो रैंक है वो 3 से तो कम हो गई। अब आप लोग 2/2 ऑर्डर का कोई भी माइनर सोच करके देख लो, कोई भी आप देखोगे उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0, क्योंकि वहाँ पर भी तो 2 रो या 2 कॉलम आपस में एक जैसे हैं। तो इसका मतलब 3/3 ऑर्डर के सारे एक ही बनेगा। 3/3 ऑर्डर का माइनर 0 है और 2/2 ऑर्डर के सारे माइनर्स यहाँ पर 0 होंगे। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब फिर यहाँ पर केवल जो एक प्रकार से जब ऐसा होता है तो लास्ट में उसकी जो रैंक होती है वो कितनी बचती है? 1 ही बचती है। तो रैंक 3 भी नहीं है, रैंक 2 भी नहीं है, तो फिर लास्ट में रैंक कितनी बचेगी? 1 भी ना होती, 0 होती वो, लेकिन केवल तब हो पाएगा जब सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। और अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म से करोगे तो आप चेक कर लेना, अगर आप नॉर्मल फॉर्म से करना चाहोगे तो जैसे आप लोगों ने C1 को C2 और C3 से सब्ट्रैक्ट किया तो आप देखोगे ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0। फिर आप R2 और R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे? 0। तो केवल 2 ऑपरेशन के बाद आप चेक कर सकते हो, आपको मैट्रिक्स का फॉर्म ये मिल जाएगा।
क्या कहते हैं। और ये मैट्रिक्स मिल जाने का मतलब यहाँ पर केवल एक ही तो 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप इसको माइनर मेथड से भी अच्छी तरह से समझ लेना। तो 3 ऑर्डर का माइनर भी 0 है, 2 ऑर्डर के सारे माइनर्स 0 हैं, तो रैंक हो जाएगी 1। या फिर नॉर्मल फॉर्म में भी अगर आप इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज करते हो तो भी इसकी रैंक 1 आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। या एकलन फॉर्म से करोगे तो भी आप देखोगे यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0, और वहाँ पर केवल एक ही रो आपके पास नॉन जीरो बचेगी। तो वहाँ पर भी हमारे पास ये एक प्रकार से एकलन फॉर्म से भी इसकी रैंक 1 हो जाएगी। देखिए पॉइंट मैंने शामिल नहीं किया है, अभी एकलन फॉर्म बोलते बोलते एक पॉइंट मेरे दिमाग में और आ रहा है, तो उसको मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 16 के रूप में ऐड कर लूँगा। बल्कि मैं उसको पहले चलो लिखे दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं बाद में भूल जाऊँ। पॉइंट नंबर 15 तक तो आपको मैंने उसमें लिखे हुए हैं, पॉइंट नंबर 16 आप लोग ये बढ़ा लीजिएगा। एक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ एकलन फॉर्म के लिए। मैंने आपको बताया था एकलन फॉर्म क्या होता है। दोस्तों एकलन फॉर्म में हमने आपको बताया था, 2 बातें समझ लीजिए खास। एकलन फॉर्म में पहली शर्त क्या थी, रो बाई रो जो नंबर ऑफ द जीरोज हैं वो इंक्रीज करने चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि हम लोग केवल कौन से जीरो काउंट करते हैं, तो सभी रो में जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट निकल करके आता है उसके केवल पहले वाले जीरो ही काउंट किए जाते हैं, उसके बाद के जीरोज को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर देखता हूँ, चलो मैंने लिखा 1 2 3 4, यहाँ पर लिखा मैंने 0 2 0 7, यहाँ पर लिखा 0 0 5 -1। ठीक है ना। सोचो ये एकलन फॉर्म है या नहीं। तो दोस्तों ये एकलन फॉर्म है। कैसे, इस रो में एक भी जीरो नहीं है। इस रो में कितने जीरो कहे जाएंगे बताइएगा। तो इस रो में एक जीरो कहा जाएगा, केवल ये वाला, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि इस रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसके जो पहले वाले जीरो होते हैं हम केवल उन्हीं को काउंट करते हैं। तो फर्स्ट रो में एक भी जीरो नहीं है, सेकेंड रो में 1 जीरो है और थर्ड रो में 2 जीरो है। तो नंबर ऑफ द जीरोज यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये एकलन फॉर्म है। अब जितनी रो नॉन जीरो होती हैं बस वही वहाँ पर कहलाती है रैंक। तो 3 रो यहाँ पर नॉन जीरो हैं, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। अब वो टेक्निकल बात मैं क्या बताने जा रहा था जो उसको मैं पॉइंट नंबर 16 के रूप में आपको लिखवा रहा हूँ, अब ज़रा वो सुनिएगा। दोस्तों यहीं पर अगर मैं आप लोगों से कह दूँ 1 2 3 4, यहाँ पर लिखा 0 1 5 7, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा 0 0 0 0 और यहाँ पर लिखा 0 0 0 0। चलिए अब आप लोगों को ये बताना है कि ये यहाँ पर एकलन फॉर्म है या नहीं है। सुनिएगा, यहाँ पर कितने जीरोज हैं दोस्तों, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है। इस रो में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, यहाँ पर भी 4 जीरो और इस रो में भी 4 जीरो। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये कह सकते हैं कि थर्ड रो से जब हम फोर्थ रो में आ रहे हैं तो नंबर ऑफ द जीरोज यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो एकलन फॉर्म की जो पहली कंडीशन थी कि रो बाई रो नंबर ऑफ द जीरोज इंक्रीज करने चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पर थर्ड से फोर्थ रो में आने पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो दोस्तों तो एकलन फॉर्म में हमने आपको 2 बातें बताई थी। अब एक तीसरी बात आप लोग यहाँ पर ये शामिल कर सकते हो कि हम लोग जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसको हम लोग केवल तभी तक चेक करेंगे जब तक कि सारी रोज़ एक प्रकार से, अगर सारी रोज़ 0 रो जाए, इसको हम लोग 0 रो बोलते हैं। ठीक है ना। 0 रो का मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0। अगर हमको सारी रोज़ 0 रो में कन्वर्ट हो चुकी हैं, 0 रो मिलने लगी हैं, तब जो हमारी पहली वाली कंडीशन होती थी जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ द जीरोज रो बाई रो इंक्रीज करने चाहिए, फिर वो कंडीशन यहाँ पर हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हमारी रो 0 रो हो जाती हैं तब हम लोग नंबर ऑफ द जीरोज इंक्रीज करने वाली जो कंडीशन होती है हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये एकलन फॉर्म है। और अगर ये एकलन फॉर्म है तो 2 रो यहाँ पर नॉन जीरो हैं, इसका मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो ये पॉइंट नंबर 16 में आप लोग इसको ज़रा अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। ठीक है ना।
चलिए अब अगर चाहिए तो हम लोगों के कहाँ तक पॉइंट हो गए थे, पॉइंट नंबर 8 हो गया था। आइए पॉइंट नंबर 9। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 9 मैं इनकी प्रूविंग नहीं दे रहा हूँ, बस इनकी थोड़ा सा आपको मीनिंग यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 9 हमसे क्या कहता है, ए और बी अगर कोई दो मैट्रिसेज हैं इस प्रकार से कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम लोगों ने क्या किया, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो दो मैट्रिसेज का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर आप ये ना समझो कि उसकी रैंक बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट हमसे क्या कहता है कि जो रैंक ऑफ ए बी होगी वो इक्वल टू और लेस देन मिनिमम इन बिटवीन रैंक ऑफ ए एंड द रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू और लेस देन मिनिमम इन बिटवीन रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। यानी कि एक मैट्रिक्स ए था, एक मैट्रिक्स बी था, आपने दोनों की रैंक अलग अलग निकाली। अब एक की रैंक मान लो 2 आई, एक की रैंक 3 आई। अब आपने दोनों मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आप लोग उसकी रैंक चेक करोगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आप लोग उसकी रैंक चेक करोगे तो एक की रैंक 2 आई थी, एक की 3 आई थी। तो 2 और 3 में छोटा क्या था, 2। तो ए इंटू बी की जो रैंक होगी, सोचो वो कितनी होगी, तो वो होगी या तो 2 या 2 से भी कम। यानी कि ए और बी में जिसकी रैंक कम है, मिनिमम जिसकी कम है, तो ए बी की रैंक या तो वो होगी या उससे भी कम हो जाएगी। ये है पॉइंट नंबर 9। और यहीं पर आके मैंने लिखा हुआ है दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ द मैट्रिसेज। कहने का मतलब हमने यहाँ पर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिख करके दिखाया। यहीं पर आप लोग 3 मैट्रिसेज कर सकते हो, 4 कर सकते हो, कितने भी मैट्रिक्स हो जाएं हमारा रिजल्ट यही रहेगा। आइए पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 भी इसी से ही एक प्रकार से अटैच कह सकते हैं। इफ़ ए इज इन मैट्रिक्स एंड बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। इफ़ ए इज इन मैट्रिक्स एंड बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स in such a way that the product AB is defined, then rank of AB is equal to rank of A। तो ये तुम्हारा कोई भी एक मैट्रिक्स है। सपोज कीजिए ए का जो ऑर्डर है वो हमने कर दिया चलो 2/3, और बी यहाँ पर कैसा मैट्रिक्स है, बी यहाँ पर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। कहा जा रहा है इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। अब बी यहाँ पर आप कैसा मैट्रिक्स लोगे, बी यहाँ पर आप लोग मैट्रिक्स ले लो 3/3 ऑर्डर का, क्योंकि तभी तो ए इंटू बी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ए का कॉलम और बी की रो आपस में क्या होनी चाहिए, सेम। अब आप लोग यहाँ पर जब ए इंटू बी करोगे तो ए इंटू बी जब करेंगे तो हमको यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलेगा, सोचिए उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा, इसकी रो लेते हैं इसके कॉलम, तो उसका ऑर्डर होगा 2/3 का। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ए यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है, बी यहाँ पर एक ऐसी मैट्रिक्स है कि एक तो ए इंटू बी पॉसिबल हो, और दूसरी बात बी यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तब हमसे कहा जा रहा है कि ए बी की जो रैंक होगी वो वही होगी जो मैट्रिक्स ए की रैंक है, जो मैट्रिक्स ए की रैंक है। इसकी प्रूविंग मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपको केवल बताना चाहता हूँ। ये पॉइंट्स आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा और इनको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए पॉइंट नंबर 11। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर बाय प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये वही बात हो गई जो पॉइंट नंबर 10 है। एक प्रकार से कहने का मतलब अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और अगर आप उसमें किसी दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो, प्री या पोस्ट, प्री का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन करना और पोस्ट का मतलब राइट हैंड साइड से, यानी कि बी इंटू ए करो या ए इंटू बी करो। हम लोग चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन करें बी का, हम लोग चाहें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें बी का, लेकिन उसकी रैंक पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ए बी या बी ए की रैंक वही रहेगी जो हमारे मैट्रिक्स ए की रैंक थी। ये हमारा पॉइंट नंबर 11 है जो लगभग 10 जैसा ही है। आइए पॉइंट नंबर 12। तो पॉइंट नंबर 12 में आपको बताया गया है
हाँ, पॉइंट नंबर 12 में आप लोगों को बताया गया है रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देने पर उसकी रैंक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू रैंक ऑफ, ये इस तरह का सिंबल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अभी आप लोगों की बुक में जो सेकंड चैप्टर है टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेज, वहाँ पर आप लोगों को मैं इन सारी बातों को बताऊंगा। टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेज में इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि दो काम होते हैं इस मैट्रिक्स में। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, एक तो कॉन्जुगेट करोगे, कॉन्जुगेट का मतलब जहाँ जहाँ पर भी आई है उनकी जगहों पर -i कर दोगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर दोगे। रो आ जाएंगे कॉलम में और कॉलम्स आ जाएंगी रो में। इज इक्वल टू में है रैंक ऑफ a इंटू ए डैश, ठीक है ना, और एक लास्ट इक्वल टू रैंक ऑफ a इंटू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ a, ठीक है ना। तो इन सारे मैट्रिसेज की रैंक एक प्रकार से आपस में इक्वल होती हैं, या फिर ये कह लो कि जो रैंक मैट्रिक्स ए की है वही रैंक इन सभी मैट्रिसेज की भी होगी। ये अपने आप में इन सबकी प्रूविंग भी है, लेकिन फ़िलहाल अभी प्रूविंग नहीं दे रहा हूँ। अगर हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को याद जरूर होने चाहिए, फिर जहाँ पर जरूर समझेंगे देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ते चले। मैंने बार बार एक बात कहता हूँ, फिर समझ लीजिए, एक प्रकार से सीखने का कोई अंत नहीं है, नॉलेज बढ़ाने का कोई अंत नहीं है। आप लोग हमेशा अपने आप को बेटर और बेटर करते जाएं। कभी भी ये नहीं कहोगे कि आज से हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो ऐसा कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में, न मेरी लाइफ में। हाँ, आप अपनी नॉलेज लगातार बढ़ाते रहें। और दूसरा चैलेंज जानते हो क्या होता है? एक तो होता है नॉलेज बढ़ाते रहना, और दूसरा जो चैलेंज हमारे सामने होता है वो होता है उसको मेंटेन रखना। कहने का मतलब आप लोग जो पढ़ोगे, अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे समय समय पर, तो वो हर चीज़ आप भूलते जाओगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोग चीज़ें पढ़ते रहें, उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और समय समय पर उनको रिवाइज ज़रूर करते रहें, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप उनको भूलने लगोगे। आइए पॉइंट नंबर 13। दोस्तों, ये लगभग वही पॉइंट हो गया जो मैंने शुरू में बिल्कुल फर्स्ट डे में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया था। क्या लिखते हैं पॉइंट नंबर 13 में? एप्लीकेशन ऑफ ए चेन ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ए मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर इट्स रैंक। कहने का मतलब, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो हम लोग वहाँ पर जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हैं दोस्तों, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करने पर हमको जो नए नए मैट्रिसेज मिलते जाते हैं उनको हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिसेज बोलते हैं। और ये एक अपने आप में थ्योरम है कि वहाँ पर रैंक पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मल फॉर्म में हम लोग यही तो करते थे, हमको एक मैट्रिक्स दिया जाता है, हम लोग वहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हैं और हम लोगों को वहाँ पर जो नए नए मैट्रिसेज मिलते जाते हैं उनको हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिसेज कहते हैं। और ऐसा करने पर एक प्रकार से मैट्रिक्स तो बदल जा रहा है, लेकिन उसकी रैंक पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है हमारा पॉइंट नंबर 13। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 14 सिंपल सा है। अगर दो मैट्रिसेज आपको दिए हुए हैं ए और बी, आप उन दोनों को ऐड कर लो। ऐड तभी कर पाओगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने दो मैट्रिसेज को ऐड कर लिया तो कहा जा रहा है कि इसकी जो रैंक होगी वो इक्वल टू और लेस देन होगी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ, ये भी सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग इनके एग्जांपल को सोच करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू और लेस देन, है ना। तो ए प्लस बी की जो रैंक होगी वो हमेशा रैंक ए और रैंक बी का जो समेशन है हमेशा उसके इक्वल या उससे कम रहेगी। आइए पॉइंट नंबर 15। इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज अ नॉन जीरो माइनर ऑफ द ऑर्डर आर, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू और ग्रेटर देन आर। आइए इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब आपको बता दूं। इस बात का मतलब ये है, सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 4/4 का। अब आपने क्या किया? सपोज कीजिए आप माइनर्स मेथड से इसकी रैंक पता करना चाहते थे। तो माइनर्स मेथड में हमने आपको क्या बताया है? मैक्सिमम ऑर्डर का जो माइनर पॉसिबल है पहले उसको चेक करो, फिर उससे कम ऑर्डर के जो माइनर्स हैं उन्हें चेक करते हैं। इस क्रम से हम लोग आते हैं। आपने क्या किया? आपने अचानक आप लोगों ने एक माइनर उठाया 2/2 ऑर्डर का, और सपोज कीजिए वो 0 नहीं आया। अब आप क्या कहोगे? इसकी रैंक क्या है?
अगर देखिए 2/2 ऑर्डर का माइनर अगर 0 नहीं आया है तो हम इस बात की गारंटी ज़रूर ले लेंगे कि कम से कम उसकी रैंक 2 ज़रूर होगी। लेकिन 3 या 4 भी तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने 3/3 ऑर्डर के माइनर्स चेक ही कहाँ किए, आपने 4/4 ऑर्डर का माइनर चेक ही कहाँ किया। तो कहने का मतलब हो गया, अगर आपने अचानक 2/2 ऑर्डर का माइनर चेक कर लिया और वो 0 नहीं है, तो हाँ इतना ज़रूर है कि कम से कम उसकी रैंक 2 होने की गारंटी ज़रूर हो गई है। तो रैंक वहाँ पर 2 होगी या फिर 2 से ज़्यादा। यही बात हमारे पॉइंट नंबर 15 में लिखी हुई है कि अगर हम लोगों ने कोई एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ था, अचानक हम लोगों ने R/R ऑर्डर का एक माइनर चेक कर लिया और वो 0 नहीं, अगर वो 0 नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर इस बात की गारंटी है कि उसकी रैंक कम से कम R ज़रूर होगी। तो या तो उसकी रैंक R होगी या फिर R से ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि उससे ज़्यादा ऑर्डर वाले जो माइनर्स थे वो हम लोगों ने चेक ही नहीं किए। अगर हम उनको चेक करें तो हो सकता है उनमें से कोई एक माइनर नॉन जीरो आ जाए, और अगर कोई एक माइनर नॉन जीरो आ गया तो फिर रैंक उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये 16 पॉइंट हो गए जो आप लोगों को अब क्लियर हो गए होंगे। इन पॉइंट्स को एक बार फिर अच्छी तरह से वीडियो 2-3 बार देखें, अच्छी तरह से समझें और बहुत ही मनन करते हुए बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं और बहुत उत्साह के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है ना? हमारे 2 चैप्टर अब लगभग में कंप्लीट हो गए। देखिए लगभग मैं इसलिए भी लगा देता हूँ, ठीक है ना, कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारी हमेशा बनी ही रहेंगी और उन प्रॉब्लम्स को भी हम लोग बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि कभी भी पढ़ाई का कोई अंत नहीं होना है। आप लास्ट में मतलब ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं अब हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? नई नई चीज़ें आती रहती हैं और तो हमको लगातार अपनी नॉलेज बढ़ाते जाना है और उसको मेंटेन भी करना है रिवीजन करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये टर्न, छोटा सा टर्न था, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में कल आपको फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। तो ठीक है, थैंक यू।